नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग ईवीएस अर्थात पर्यावरण के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सीटेट के ईवीएस के सभी सिलेबस को चर्चा कर लिया है। हमने पेडागोजी देखा, उसके बाद हमने एनसीईआरटी क्लास 3, 4, 5 की बुक्स को भी अध्ययन कर लिया है। फिर हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करना प्रारंभ किया था, जिसमें मैंने आपको कुछ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा रखा है। आज का जो हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे, ये सीटेट सितंबर 2015 में जो एग्जाम हुआ था, उसके ईवीएस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया था कि ईवीएस हो, चाहे सीडीपी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो, अगर आप उसका पेडागोजी सेक्शन सॉल्व कर रहे हो तो तीन चार बातें आप ध्यान रखे रहिएगा। पहली बात, जहां आपको अवसर शब्द मिल जाए, अनुभव मिल जाए या बच्चे का डायरेक्ट पर्यावरण से जुड़ाव मिल जाए, अक्सर उत्तर वही सही होता है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन अगर पॉजिटिव पूछ रहा है तो आप पॉजिटिव खोजिए, अगर निगेटिव पूछ रहा है तो आप निगेटिव खोजिए, फिर आप कभी भी क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिख रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा के का प्रारंभ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती हैं। ठीक है, सबसे कम प्राथमिकता वाला कौन सा कारण होगा, यानी कि जो सबसे कम वैल्यू वाला होगा वो आपको आंसर बताना है। पहला, शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीप्त किया जा सकता है। प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं। प्रश्न प्रकरण को संदर्भपरक बनाते हैं या करते हैं। बात को समझिए, कह रहा है कुछ प्रश्न पूछ रही है, जब वो प्रश्न पूछेंगी तो बच्चों में चिंतन पैदा होगा, मतलब सोचेंगे कि क्या पूछ रही हैं, क्यों पूछ रही हैं। बिल्कुल सही है। बच्चे उत्सुक होंगे, एक्साइटेड होंगे जानने के लिए, ये भी सही है। और प्रश्न प्रकरण को सही बनाता है ये भी बिल्कुल सही है। तो जो सबसे कम है वो पहला वाला है। ठीक है, यानी कि प्रश्न पूछने से बच्चे का चिंतन कम नहीं होगा, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। सीमित मतलब होता है रोकना, रोका जा सकता है ना। तो ये सबसे कम प्राथमिकता वाला आंसर होगा। ठीक है, तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पहला नंबर ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह, देखिए, समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन का शिक्षक क्या करना चाहिए। सभी पहला देखिए ऑप्शन, सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग को सुनिश्चित करे। सुनिश्चित करे कि लड़के और लड़कियां अलग अलग हों, देखिए ये तो नहीं करना चाहिए, लड़के लड़कियां कभी अलग अलग ना हो। अंकों के अनुसार समूह बनाए, ये भी नहीं सही होगा। केवल एक निगेटिव शब्द है तो ये भी नहीं सही होगा। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसको एक क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि बताइए जो शिक्षक जो समूह बना रहा है, ठीक है, समूह बनाते हुए क्या करना चाहिए। तो समूह बनाते हुए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सभी शिक्षा प्रतिभागियों की सहभागिता को सुनिश्चित करे और उनके सहयोग को सुनिश्चित करे, अर्थात जितने बच्चे उसमें भाग लें वो सब के सब अच्छे से चीजों को सीखें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। नहीं मतलब निगेटिव। पहला देखिए, यह प्राकृतिक और सांस्कृतिक समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है, ये तो सही है। यह शिक्षार्थियों की वैधपूर्ण, ये भी सही है। घटनाओं को शामिल करना, वास्तविक घटनाओं को शामिल करना, ये भी सही है। यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। ठीक है, तो ईवीएस कभी भी नहीं कहता कि आप परिभाषा याद कीजिए, व्याख्या याद कीजिए, रटिए या उस चीज को लिख के करिए, ये सब कभी नहीं कहता। ठीक है, तो इसका जो लास्ट ऑप्शन है, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है, ये ईवीएस कभी नहीं कहता। ठीक है, तो हमसे नेगेटिव पूछा ही था, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती। नहीं शब्द आ गया ना, तो आपको निगेटिव ढूंढना है। देखिए, विषयानुसार उपागम, मतलब जैसा विषय है वैसा ही आप उपाय कीजिए, ये तो अच्छी बात है। बच्चों को अनुभव और संदर्भों से जोड़ना, ये भी अच्छी बात है। हस्तपरक क्रियाकलाप, ये भी सही है। तो कौन सा नहीं होगा, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। ठीक है, शब्दावली से परिचित करने का मतलब है ये नहीं कि उनको
जो नए नए शब्द आते हैं उनको रटवा दीजिए। रटवाने का कोई उद्देश्य एनसीएफ नहीं कहता। हाँ, एनसीएफ कहता है कि विषय अनुसार पढ़ाइए, बच्चों को अनुभव दीजिए, उनके अनुभव का प्रयोग करिए, उनको जोड़िए पर्यावरण से। साथ ही साथ हस्तपरक गतिविधि पर भी ईवीएस जोर देता है, लेकिन तकनीकी शब्दावली से परिचित कराने पर कतई जोर नहीं देता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है? प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्न में से किन कौशलों का विकास की आवश्यकता है? मतलब मानचित्र मतलब मैप उनको बनाना है, तो क्या उनको आना चाहिए? देखिए, मैप बनाने के लिए मैंने आपको कई बार बताया है कि स्थानों की समझ तो बहुत जरूरी है। तो पहला तो सही होगा, स्थानों की समझ और स्थिति की समझ उनको होनी चाहिए, तभी तो जानेंगे कि नक्शे में कहाँ क्या दिखाना है। स्थानों के सापेक्ष दूरी, ये भी समझ होना चाहिए। सापेक्ष मतलब दिशा, डायरेक्शन की जानकारी उनको होनी चाहिए, ये भी सही है। प्रतीक और स्केलों की समझ, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। देखिए, ड्राइंग बनाना यह कलेबाजी नहीं हो रही है, तो ये थोड़ा सा कम सही है। बाकी आपके ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों सही हैं। तो एक मानचित्र बनाने के लिए आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि मैप करने के लिए जो आपका 3-4 क्वालिटी है। पहला, स्थानों की समझ होनी चाहिए आपको। दूसरा, स्थानों के सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ होनी चाहिए। और उसके बाद प्रतीक एवं स्केलों की भी समझ होनी चाहिए। जैसे अगर आपको घर दिखाना है तो आप घर ऐसे दिखाएंगे, ठीक है, ना कि ऐसे सांप जैसा घर दिखा देंगे। क्लियर? तो ये क्वालिटी तीनों होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 66 नंबर, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? देखिए, जब नहीं भाई पूछे ना, तो आप देखिए कहाँ रटना दिखा है, कहाँ लिखा है परिभाषा को याद करना, कहाँ केवल शब्द लिखा है, यही सब शब्द ढूंढिएगा। तो आप इसमें देखिए सेकंड नंबर क्या लिखा है कि विज्ञान के आधारित प्रत्ययों एवं सिद्धांतों को रटकर याद करना। तो रटने को कभी भी ईवीएस बढ़ावा नहीं देता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। बाकी आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा तुरंत ढूंढिए। फिर देखिए क्या कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति किसका समर्थन नहीं करती? अच्छा, पहला, बच्चे खोज करें, भाई इसका समर्थन तो करेगी करेगी। बच्चे कम गलतियां करें, नहीं नहीं, ईवीएस ये नहीं कहता। ईवीएस तो कहता है कि बच्चे जितनी गलती करेंगे उतना ही सीखेंगे, क्योंकि जब वो गलती करेंगे, उस गलती को आप सुधारेंगे तो उस चीज को सीख जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बच्चे कम गलतियां करें। इसका समर्थन वो नहीं करता। मतलब ईवीएस नहीं कहता कि बच्चे गलती करेंगे तो मार के भगा देंगे, ठीक है। बच्चे गलती करें, जितनी गलती करेंगे उतना ही वो सीखेंगे। बाकी आपका ये दोनों सही है। तो इसका जो गलत आंसर है वो कौन सा है आपका? सेकंड नंबर ऑप्शन। देखिए अगला प्रश्न 68 नंबर, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, नहीं तो आएगा नहीं, थोड़ा लंबा प्रश्न हो गया ये, ठीक है। देखिए लिख रहा है कि एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए, ठीक है। सीखने के लिए उन्होंने अवसर दिया। पहला क्या दिया? समूह में पत्तियों का संग्रह करना, पत्तियों के आकार, स्वरूप एवं अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना, अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए? मतलब आपको निगेटिव ढूंढना है। देखिए, बच्चे की परस्पर क्रिया एवं अवलोकन, ये तो होना चाहिए। जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उनके नाम याद करना, आ गया ना। याद करने पे कभी भी ईवीएस नहीं कहता। तो याद करना, रटना, ये जहां आ जाएगा वही निगेटिव आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 69 क्या बोल रहा है? शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? तो फिर वही निगेटिव आप ढूंढिएगा। निगेटिव, बच्चों को कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख, सही है। बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, ये भी सही है। शिक्षार्थियों को सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना, ये भी सही है। बच्चों के कार्य केवल, देखिए आगे केवल एक निगेटिव शब्द है। मतलब लिखा है ना कि बच्चों के कार्य का केवल कुछ पक्षों पर ध्यान रखना। मतलब ऐसा थोड़ी है कि बच्चों को केवल कुछ चीजें आनी चाहिए बाकी ना आए, ऐसा नहीं कहता ईवीएस, ठीक है। ईवीएस कहता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, हर क्षेत्र में विकास होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या हमें नहीं करना चाहिए या क्या शिक्षिका को नहीं करना चाहिए? चौथा नंबर ऑप्शन, ठीक।
देखिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। बस आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको कहा था ना, जहां आपको अनुभव, अवसर, पर्यावरण से जुड़ाव मिल जाए तो उससे बढ़िया आंसर कोई हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये थोड़ा सवाल लगाने वाला है, इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए, कह रहा है कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को एक्सप्रेस से अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन दोपहर के 1:30 बजे, ठीक है, 13:30 होता है दोपहर के 1:30 बजे अहमदाबाद से छूटी है। 1 सितंबर को 7:30 बजे त्रिवेंद्रम पहुंच गई। अच्छा, यदि अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है तो इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी बताइए। देखिए, ध्यान समझिएगा, 30 अगस्त को चला है, 30 अगस्त को चला, 31 अगस्त को चला, 1 को पहुंच गया। 30 अगस्त को चला था कब? 13:30 पे। 13:30 मतलब 1:30 बजे। अब देखिए, जब ये 1:30 बजे चला तो 1:30 बजे से 12 बजे रात तक चला। तो देखिए, 1:30 से आप जोड़िए, 1:30 से 2.5 1 घंटा हो गया, फिर 3.5 2 घंटा हो गया, 4.5 3 घंटा हो गया, 5.5 4 घंटा हो गया, 6.5 5 घंटा हो गया, और 7.5 6 घंटा हो गया। ऐसे आप जोड़ते जाएंगे, जब आप 12 तक पहुंचेंगे, 12 बजे तक पहुंचेंगे, तो कितना, लगभग 10.5 घंटा वो चला था 30 तारीख को। 31 तारीख को पूरा चला है, 31 तारीख को पूरा चला है मतलब 24 घंटे चला है, और 7.5 घंटे चला है 1 तारीख को। आप इस पूरा टाइम को जोड़िए, ये हो जाएगा 10.5 और 7.5 18 और 24, 18 और 24 कितना हो गया आपका 42। तो 42 घंटे वो क्या किया है, चला है। 42 घंटे चला है। दूरी कितना तय किया है? दूरी किया है 2268 और बट्टे 42 कर दीजिए। आप इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 54। ठीक है, यानी कि स्पीड कितनी है उसकी, 54। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1 सेकंड रुकिए। अच्छा, मीटर पर सेकंड में है ना, देखिए 54 आपका आएगा किलोमीटर पर सेकंड में। ठीक है, 54 आएगा किलोमीटर पर सेकंड में। देखिए, तो 54 किलोमीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉरी किलोमीटर हावर में आएगा। ठीक है, सॉरी घंटे में आएगा, किलोमीटर पर आवर में आएगा, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। कर दीजिए, जैसे ही गुणा करेंगे 18 × 18, 18 × 3 = 54 और 3 × 5 = 15। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ध्यान रखे रहिएगा, क्योंकि जब सवाल आप लगाएंगे ना तो केएम पर आवर में आता है, और केएम पर आवर में 54 आएगा तो सब 54 मार देंगे जल्दबाजी में, जबकि हमें ध्यान रखना है उत्तर हमारा मीटर पर सेकंड में दिया है। ठीक है, अगला सवाल, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। ओके, रेलगाड़ी में उसकी यात्रा के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? देखिए, ध्यान समझिएगा, यहाँ दिल्ली है और यहाँ मान लीजिए नीचे चेन्नई है, लेकिन अगर आप इनमें देखें, नर्मदा नदी यहाँ बीचों बीच जाती है, इसको क्रॉस करेगा, उसी के नीचे गोदावरी है, इसको भी क्रॉस करेगा, यहाँ कृष्णा है, उसको भी क्रॉस करेगा। लेकिन दिल्ली के इस साइड है हमारा उत्तराखंड, और इसी के बगल में है आपका यूपी, और जो गंगा नदी निकलती है वो उत्तराखंड से निकल के ऐसे बह जाती है। तो जब कोई व्यक्ति दिल्ली से चलेगा ना, जब कोई व्यक्ति दिल्ली से चलेगा तो गंगा नदी को पार नहीं करेगा, या आप कह सकते हो कि गंगा नदी को टच नहीं करेगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, गंगा नदी को पार नहीं करेगा। अगला प्रश्न, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? आपको याद होगा, जब मैंने आपको ईवीएस बताया था तो उसमें लोनार वाली कहानी बताई थी। ठंडा रेगिस्तान आपका कहाँ मिला था? लेह लद्दाख में। ठीक है, तो लद्दाख में क्या है, ठंडा रेगिस्तान। वहाँ का जो रेत है, या कह सकते हैं आप वहाँ का जो बालू है, वो रात में बहुत ठंडा हो जाता है। ठीक है, इतना ठंडा कि आपकी नसें जम जाएंगी। क्लियर। अगला प्रश्न, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म, डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियां लिखी हैं। अपनी मृत्यु के समय वे थे, देखिए डॉक्टर जो जाकिर हुसैन जी थे, वे हमारे भारत के वाइस प्रेसिडेंट अर्थात उपराष्ट्रपति थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? मतलब अगर भोज्य पदार्थ को आप अधिक समय के लिए सुरक्षित करना चाहते हो या रखना चाहते हो,
तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा है जो गड़बड़ है, या कौन सा जोड़ा है जो सही नहीं हो सकता। देखिए पहला लिखा है कच्चा आम, ठीक है, तो कच्चा आम को आप अगर अचार बना देंगे तो आप उसको अच्छे से रख सकते हैं, तो पहला तो हमारा सही है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है कि आलू का चिप्स बना दीजिए, ये भी सही है। दूध का पनीर और सेब से जैम, देखिए सेब से जैम बना देंगे, ये भी सही है, लेकिन दूध से पनीर बना देंगे तो भी बहुत समय के लिए सही नहीं होगा। पनीर भी आपका 2 4 10 दिन बाद वो खराब हो जाता है, या आप कह सकते हैं कि खाने लायक नहीं रहता, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए और फिर आपको आंसर ढूंढना है। लिख रहा है कि निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, पेड़ के तनों में लकड़ी से बनी ढालू छतें, पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10-12 फुट पर ऊंचाई पर बने घर, पत्थर गारा और चूने की मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श। लेह और लद्दाख में कैसे घर होते हैं, इस पे आपको बताना है या आपको इस पे चर्चा करानी है। तो देखिए हम इसको समझते हैं। लेह लद्दाख में आपको याद होगा 2 मंजिला घर होता है, ठीक है, क्या होता है, 2 मंजिला घर होता है, ठीक है, 2 मंजिला घर होता है। नीचे की खिड़की में जानवर रहते हैं और कोई इसमें, सॉरी, नीचे की मंजिल पे जानवर रहते हैं और इसमें कोई खिड़की नहीं होती, तो पहला नंबर तुम्हारा सही है। दूसरा ये है, देखिए ये पत्थर के घर होते हैं, किसके घर होते हैं, पत्थर के, लेकिन इनके फर्श जो है वो लकड़ी के बने होते हैं, तो लकड़ी के फर्श बने होते हैं और पत्थर के घर होते हैं, ठीक है। बाकी दोनों गलत हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए डी और ई, ठीक है, ए डी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, लिखा है कौवा ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीजें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार, ये भी ध्यान रखिएगा इस प्रश्न से कि कौवा लोहे के तार प्रयोग करता है, ठीक है। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता, तो इसको बताने की जरूरत तो है नहीं आपको। कौन चालाक पक्षी होता है, जब कोयल देखती है कि कौवा ऊंची डाली पे घोंसला बनाया है तो फायदा उठा लेती है और अपने अंडे को कहाँ, कौवे के घोंसले में रख देती है और कौवा बेवकूफों की तरह उसको सेता रहता है, ठीक है। तो कोयल एक ऐसी पक्षी है जो घोंसला नहीं बनाती, कौवा एक ऐसा पक्षी है जो सबसे ऊंची डाली पे घोंसला बनाता है, प्लस ये लोहे के तार का भी इस्तेमाल करता है घोंसला बनाने में, ठीक है। आगे निम्नलिखित में से देखिए, लिखा है कौन सा बीज नहीं है, देखिए सौंफ बीज है, गेहूं भी है, काली मिर्च है, साबूदाना जो है आपका ये बीज नहीं है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, साबूदाना, ठीक है। अगला प्रश्न, रेहाना अपने परिवार साथ केरल जाती हैं, वहां उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला से ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से पेड़ देखे होंगे, तो आपको याद होगा जब मैंने आपको बताया था, केरल में एक चीज जमीन से ऊपर उगाई जाती है जिसको कहते हैं आपका, जिस मतलब केरल में एक फल जमीन के ऊपर आता है जिसको हम कहते हैं नारियल, और एक फल जमीन के नीचे जिसको हम कहते हैं टैपियोका, ठीक है, क्या कहते हैं, टैपियोका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, नारियल, ठीक है। नारियल होते हैं जैसे कि नारियल की खेती वो लोग अपने आंगन में ही करते हैं, 2-3 पेड़ लगा देंगे और आराम से उसको खाएंगे, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, नारियल। अगला प्रश्न देखिए, बच्चों द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं, मतलब बिया वाले फसलों को मतलब बिया वाले फलों को आपको पहचानना है। देखिए नाशपाती में बिया होता है लेकिन चीकू चीकू में नहीं होता, गलत हो गया। चीकू में नहीं होता, यहाँ भी गलत हो गया। टमाटर नाशपाती चीकू यहाँ भी है, इसमें नहीं होता, गलत हो गया। टमाटर नाशपाती चीकू भिंडी करेला और खीरा, ये आपके बिल्कुल सही है, ठीक है। आप कह सकते कि सब में तो अलग अलग था, लेकिन इन इसमें ये जो लास्ट ऑप्शन है इसमें सारे के सारे हो गए, समाहित कर दिया सबको ना, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियां खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं, वे कहलाती हैं। देखिए आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा है तेलंगाना, जहां पर पोचमपल्ली पोचमपल्ली और कलमकारी, पोचमपल्ली और कलमकारी साड़ी की डिजाइन बहुत ही फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3, पोचमपल्ली और कलमकारी।
निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए पानी से होती है? तो आपको पता होगा, जब पानी रुका रहता है गढ़े गढ़ा में, उसमें गंदगी आती है और उसमें मच्छर पैदा हो जाते हैं, तो मच्छरों से होने वाला जो रोग होगा वही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, अर्थात मलेरिया। ठीक है, मलेरिया जो है वो रुके हुए पानी से होता है। क्यों? क्योंकि रुके हुए पानी में मच्छर आ जाते हैं और यही मच्छर फिर बाद में चल के नुकसान करते हैं। कौन सा जोड़ा ठीक है? सही जोड़ा आपको बताना है। कर्नाटक कथक, देखिए कथक कर्नाटक का नहीं है, कथक जो है हमारे उत्तर प्रदेश का है। असम का बिहू, ये बिल्कुल सही है और यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका कथक है वो जो आपका कथक डांस है वो तो यूपी का है, लेकिन यहाँ पर जो असम का डांस है वो बिहू है और इस प्रश्न के अनुसार उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? देखिए, जब बर्फ से कोई घर बनाया जाता है, जब बर्फ से कोई घर बनाया जाता है तो बर्फ की मोटी दीवारों के बीच हवा जो फंसी रहती है, ये अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती और अंदर रहने वाला व्यक्ति आराम से रह लेता है। ठीक है, तो क्या लिखा है? ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ उपलब्ध है, ऐसा नहीं है। बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर आने नहीं देती, ये भी नहीं सही है। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बर्फ जो मोटी दीवार होती है वो गर्मी को बाहर जाने से रोकती है और इस प्रकार ठंडी वहां पे नहीं लगती। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की नहीं है? जड़ों की नहीं है। ठीक है, बरगद के पेड़ की जड़ों की कौन सी विशेषता नहीं है? निगेटिव। जड़ें खंभों की तरफ लटक कर पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं, बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा ऐसे जड़ें लटकती रहती हैं, तो ये सही है। जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, ये भी सही है। इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, ये भी सही है। जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, गलत। ठीक है, भोजन का भंडारण वो कतई नहीं करती। ठीक, अगला प्रश्न, एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपको आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? मतलब अगर आप चाहते हो कि हम ईवीएस पढ़ाएं तो सबसे पहले आप क्या करोगे? पाठ्य योजना बनाओगे, कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को ढूंढोगे, शिक्षार्थियों के लिए पाठानुसार विस्तृत विस्तृत नोट तैयार करोगे, शिक्षार्थियों का सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रोफाइल या विवरण तैयार करोगे। देखिए, इसमें जो सबसे सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 है। क्यों? क्योंकि शिक्षार्थियों को पहले आप बैकग्राउंड को पता करेंगे कि किस बैकग्राउंड से आता है, उसके घर पे कोई पढ़ाने वाला है कि नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी उस पर, प्लस उसको हर चीज 2 बार 3 बार 4 बार 6 बार समझानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी कि बच्चों को चेक कर लेना कि बच्चों को कितना आता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। देखिए, कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन के अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कविताएं और कहानियां बच्चे के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। कहानी की मदद से बच्चे को कुछ भी सिखाया जा सकता है। संदर्भित अधिगम प्रवेश प्रदान कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती हैं। सृजनात्मक एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, बी और डी सही है। सी सही नहीं है क्योंकि इसमें व्याख्या करने की बात कहा है, इसलिए सी सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी और डी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक, चलिए अगला, कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन का उपयोग को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं या पाते हैं? देखिए, ईंधन के खत्म होने की अगर हमें जानकारी देनी है तो बच्चों को किस तरीके से दे सकते हैं, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे समाचार पत्र और पोस्टर, इसमें बड़ी कंफ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं पोस्टर सही है, कुछ लोग कहते हैं समाचार पत्र सही है। ठीक है, जबकि देखिए, आप कक्षा 5 के बच्चे को कह रहे हो तो कक्षा 5 के बच्चा उतना समाचार पत्र के बारे में नहीं जानता, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपको पोस्टर होगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थी से कहती है कि वे अपने कार्य पत्रक, अवलोकन रिपोर्ट,
और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। देखिए, जब भी आप कई सारी जानकारी को या कई प्रकार की चीजों को, डॉक्यूमेंट्स को जब आप एक जगह पे रख देते हैं या एक जगह पे फाइल में बंद करके रखते हैं, तो उस फाइल का नाम होता है क्या? पोर्टफोलियो। ठीक है, क्या नाम होता है? पोर्टफोलियो। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सेकंड, पोर्टफोलियो। चलिए, एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक स्पेसशिप यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभव का वर्णन करती है। इसे शामिल करने का क्या कारण हो सकता है? मतलब जो ये लेसन सम्मिलित किया गया है कक्षा 5 के बच्चों को पढ़ने के लिए, क्यों किया गया है? इसका क्या कारण हो सकता है? पहला, यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है। बिल्कुल सही देती है। मतलब अंतरिक्ष में कौन है, कैसे है, क्या है, इसके बारे में जानकारी देती है। बिल्कुल सही है। यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। ये भी सही है। यह घटना स्त्री पुरुष रूढ़वादिता को चुनौती देती है। बिल्कुल सही है कि जब एक स्त्री जा सकती है, दूसरी क्यों नहीं जा सकती। ठीक है। यह घटना गुरुत्वाकर्षण को समझने में मदद करती है। ये भी सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, चार के चारों इसके उत्तर हो जाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों, ये था हमारा CTET सितंबर 2015 का पेपर सोल्यूशन। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।